जमावड़ा न्यूज प्लस 21 का वह खास शो जहां जनता के विचार और सत्ता के दावेदारों से सवाल किए जाते हैं। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं वंदना राजपूत जी, कांग्रेस प्रवक्ता। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर किरण बघेल जी, मीडिया प्रभारी। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के इस हमारे खास प्रोग्राम में हम सीधा चलेंगे आपको लेकर खैरागढ़ के उपचुनाव में। खैरागढ़ उपचुनाव पर आज जो कांग्रेस ने जीत हासिल की है उस पर सीधी प्रतिक्रिया लेंगे वंदना जी से। पहले तो बधाई मैम, आपको क्या कहना चाहेंगी? धन्यवाद। मैं खैरागढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, ये जीत खैरागढ़ की जनता की जीत है और ये जीत कांग्रेस की जीत है। आप देखेंगे कि वहाँ की जो जनता ने भरपूर समर्थन और भरपूर आशीर्वाद दिया है। तो ये कांग्रेस की जो नीति है, कांग्रेस की जो अपना शासन में उनको पूरा भरोसा है, इसीलिए उन्होंने भरपूर समर्थन दिया और खैरागढ़ कांग्रेस प्रत्याशी वर्मा जी ने भरपूर मतों से विजयी हुई है। आपको और बता दूं कि वहाँ पे कांग्रेस लगातार कार्य कर रही है। सिर्फ वहाँ पे क्यों, कांग्रेस पूरे छत्तीसगढ़ पर कार्य कर रही है। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को विश्वास है और इसका परिणाम हमको देखने को मिल रहा है। जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से जनता को बहुत ही ज्यादा विश्वास है और इस विश्वास पर हमारे कांग्रेस सरकार खरे उतर रही है। जो वादा कर रहे हैं वो कह रहे हैं, वो वादा पूरा कर रहे हैं। किरण जी, कहाँ चूक हो गई? देखिए, ये चुनाव कांग्रेस जीते नहीं है, बल्कि जिला घोषणा का जो घोषणा पत्र था वो जीता है। कहीं भाजपा हारी नहीं और भाजपा के पास खोने को कुछ नहीं है। भाजपा हारी नहीं, अभी भी शाम के 5 बजने बज चुके हैं, अभी भी हारी नहीं है। जी, मैं बता रही हूँ, कारण बता रही हूँ आपको कि ये सीट पारंपरिक कांग्रेस का सीट रहा, तो भाजपा को खोने को तो कुछ है नहीं। और मैंने कहा ना कि जन घोषणा जो इनका था जिला बनाने का, कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र साबित हुआ है। और मैं फिर से एक बार यही कहना चाहूंगी कि भाजपा हारे नहीं, बल्कि इनका जो जिला बनाने का घोषणा था उसके कारण कांग्रेस की जीत हुई है। तो कांग्रेस की जिला बनाने के कारण ही इन्होंने जो है ये जीत हासिल की है। फिर आपने इतने बड़े बड़े मंत्रियों को क्यों खैरागढ़ में उतारा जब आपको सब कुछ पहले से पता था? तो चुनाव से पहले इनका एक नारा था कि भूपेश है तो भरोसा है। और आप देख सकते हैं कि उन्हीं भूपेश बघेल जी को 5-5, 6-6 दिन वहाँ कैंपिंग करना पड़ा। इनके 50 विधायक मंत्रियों को वहाँ 5-5 दिन तक कैंपिंग करना पड़ा। आश्चर्य की बात तो देखिए कि भूपेश बघेल स्वयं मुख्यमंत्री होते हुए 5-5 किलोमीटर के डिस्टेंस में इन्हें सभाएं करना पड़ी। भाजपा वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी को जोरदार शिकस्त दे रही थी। ये डर था कहीं कांग्रेस को कि इनके हाथ से ये जमीन खसक न जाए। यही कारण है कि वहाँ पे सारे मंत्री विधायकों को कैंपिंग करना पड़ा। भाजपा के प्रत्याशी ने कांग्रेस को कहीं ना कहीं वहाँ घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था, घुटने पे लाके रख ही दिया था। कांग्रेस ने किया था कि भाजपा ने किया था? अभी आप संशय में है, मुझे लग रहा है। मेरा सवाल ये था कि बड़े बड़े मंत्री कद्दावर आपने जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक को बुलाया जो है और भरे मंच से आह्वान किया कि मामा है तो सब कुछ है जो है, उसके बावजूद आपको इतने बड़े अंतर से हार हुई है और आप कह रही हैं कि जो है सिर्फ जिला जो एक मुद्दा था जिसके कारण कांग्रेस को जीत हुई। वंदना जी, कुछ प्रतिक्रिया देंगी? बिल्कुल, किरण जी बोल रही है कि इनके यहाँ 40-50 विधायक सब लगे हुए थे। तो भाई चुनावी प्रक्रिया है, क्यों नहीं लगेंगे? यही तो एक समय रहता है कि अपन जनता से जाकर के रूबरू होते हैं, जनता के साथ मिलना जुलना रहता है। और दूसरी बात, जैसे बोल रहे हैं कि जिला बनाने की जो लोक भवन घोषणा की, तो आप लोग क्यों नहीं की? आप लोग के 15 साल का सरकार था, आप लोग 15 साल में चाहते तो बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाए। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि राजनांदगांव जिला के अंतर्गत खैरागढ़ आता है और राजनांदगांव जिला में काफी समय तक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह रहे। लेकिन आप देखते हैं कि डॉक्टर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का वहां पर कोई भी जादू नहीं चला, बिल्कुल नकार दिया गया और इतने करारी शिकस्त इन लोगों को खानी पड़ी। और आपको एक और बात बताना, अगर बोलते हैं कि बार बार ये बोलती किरण जी की भूपेश बघेल जी गए कैंपिंग किए, अरे यहाँ का मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं जाएंगे? अपने क्षेत्र में क्यों नहीं जाएंगे? वो बार बार क्या 1000 बार जाएंगे और जनता से मिलेंगे। और आपको बता दूं मैं, ये घोषणा पत्र
ये जमीनी हकीकत है। हम घोषणा पत्र तैयार करते हैं, जमीन में जा करके इसको सबसे बात करते हैं और हम घोषणा पत्र को, वही वादों को हम वहां पे डालते हैं जिसको हम पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हमको मालूम है कि हम अगर यहाँ पर हवाई घोषणा पत्र में करेंगे, अगर उस वादा को पूरा नहीं कर पाए तो वापिस हमको इसी जनता के पास जाना है। तो हम घोषणा पत्र जब भी तैयार करते हैं, पूरा विश्वास के साथ इस घोषणा पत्र को हम तैयार करते हैं, जनता के साथ हम लोग वार्तालाप करते हैं, जनता से हम पूछते हैं कि आपको और क्या क्या चाहिए, और जनता के बातों को ध्यान में रख करके घोषणा पत्र तैयार किया जाता है। और घोषणा पत्र तैयार करने के बाद उस पर अमल भी किया जाता है और उस घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने का काम भी किया जाता है। किरण जी, इसका मतलब वंदना जी, आप मानती हैं कि 3 साल की सरकार में आपकी सरकार ने खैरागढ़ में कोई भी विकास का काम नहीं किया, जिसके कारण आपको नया घोषणा पत्र, या मैं कहूँ एक जादू की छड़ी, नए जिले के निर्माण की घोषणा करनी पड़ी आपको। कहीं ना कहीं आपको डर था कि पिछले 3 साल में आपकी सरकार ने कोई विकास का कार्य नहीं किया है जिसका रिपोर्ट लेके जनता के बीच में जाए, इसीलिए मुझे लगता है कि आपको नया प्रलोभन देना पड़ा। और रही बात लंबे समय से जो वंदना जी कह रही हैं कि रमन सिंह जी का नेतृत्व वहाँ रहा है, तो मैं इनको बताना चाहूंगी कि खैरागढ़ कहीं ना कहीं कांग्रेस की सीट रही है। इनके विधायक देवव्रत जी हमेशा से कहते थे कि इनके डीएनए में कांग्रेस है, मगर जब तक वो कांग्रेस में रहे प्रताड़ित रहे और वापस कांग्रेस में आने के बाद भी प्रताड़ित रहे। तो 3 साल क्या कम पड़ गए थे इनको? नहीं, तो मेरा भी सवाल अभी फिर से वही है किरण जी की, जब अगर आपको सब कुछ पता था तो फिर आपने इतने बड़े बड़े मंत्रियों को उतारा ही क्यों? आपने दूसरे प्रदेश का सहारा क्यों लिया जब आपको सब कुछ पता था? तो मेरा ये सवाल है। ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि अगर किसी स्टेट में चुनाव होते हैं तो दूसरे स्टेट के हाँ, प्रक्रिया स्वाभाविक से है, लेकिन अब आपकी शालीनता बता रही थी कि आप पहले से यूपी में भूपेश जी भी गए थे, हाँ, छत्तीसगढ़ मॉडल लेके, जो कि बुरी तरह फेल हुआ है। तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कोई नहीं, मैं प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि आप जब पहले से ही सरेंडर कर चुके थे तो आपको बता देना चाहिए था कि ये कांग्रेस का गढ़ है, यहाँ पर चुनाव जीतना मुश्किल है, इस कारण हमने सरेंडर कभी नहीं किया था। हम ये पर आपकी बातों से तो सीधा सीधा लग रहा है कि आपने सरेंडर कर दिया। हम जीत रहे थे। जब भूपेश बघेल जी उनकी सरकार को लगा कि ये सीट कहीं ना कहीं खिसक रही है, तो वो अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ जाके वहाँ डेरा डाल के बैठ गए और शासन प्रशासन जय वीरू की जोड़ी की तरह वहाँ काम कर रही थी। हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं ने ट्रक से शराब और साड़ी से भरी ट्रकों को पकड़ा है। जहाँ पे पूर्व मंत्रियों की गाड़ी की चेकिंग होती थी भाजपा की, वहीं कांग्रेस के झंडे वाली गाड़ियों के आम कार्यकर्ताओं की चेकिंग नहीं हुआ करती थी। तो ना कहीं शासन प्रशासन का भी दुरुपयोग इस चुनाव में मुझे होते नजर आए हैं। ठीक है, वीरू तो समझ में आता है, आपने प्रशासन को कह दिया। जय कौन है? जय आपने जो है भूपेश बघेल को कहा, कवासी लखमा को कहा, किसको कहा? ये कौन है? जय कौन है? पूरे प्रशासन को कहा मैंने। अच्छा, शासन को कहा। पूरा शासन जय था जी, जय वीरू की जोड़ी की तरह रहा शासन। बड़े आरोप लग रहे हैं वंदना जी। भक्ति के कारण ये चुनाव इन्हें जीतने में सफलता मिली है। जी वंदना जी, देखिए, जब करारी शिकस्त पड़ी है तो अपनी हार को थोड़ा सा, हार के बहाना से या हार के गम से निकलने के लिए इनको किसी न किसी का तो सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए भी तरह तरह के अभी ये सब बोलेंगे कि ये जय वीरू के जोड़ी है इनको। क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप 15 साल के शासन में थे तो क्या आपने शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया था? क्या आप शासन प्रशासन का, क्या नरेंद्र मोदी जी अगर इतना जीत हासिल कर रहे हैं तो वो क्या शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं? और रही बात, आप देखेंगे कि इन लोग मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री को ला करके चुनाव प्रचार करवा रहे थे। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या इनको छत्तीसगढ़ के जो नेता है, भाजपा के नेता है, क्या उन पर भरोसा नहीं रहा? क्या छत्तीसगढ़ के जो नेता है, जो खैरागढ़ की जनता के पास जाकर के इतना अपने आप को साबित नहीं कर पाए कि हम आपके जो विकास के कार्य में हम आगे, विकास के कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं, आपके सुख दुख में हम खड़े हो सकते हैं, क्या भाजपा के कार्यकर्ताओं के पास इतना भी समय ना रहा कि वो जमीनी हकीकत पे जाकर के काम करे? इसीलिए उन लोग को केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लाना पड़ा, क्योंकि जनता यहाँ पर बिल्कुल समझ चुकी है कि यहाँ पर की भाजपा के कोई भी चेहरा आगे लाने लायक नहीं है। और इस बात को यहाँ की छत्तीसगढ़ की जो प्रभारी है, भाजपा प्रभारी, उन्होंने भी रमन सिंह के जो उनके चेहरे को नकार दिया था, उन्होंने साफ बोला कि इसके चेहरे पर हम चुनाव नहीं लड़ सकते। किरण जी प्रतिक्रिया दीजिए, बड़े बड़े आरोप लगे हैं। मैं फिर वंदना जी से यही पूछना चाहूँगी, क्या केंद्र की कांग्रेस में कोई चेहरा नहीं था?
कि असम और यूपी के चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में भूपेश बघेल जी को लेके जाया गया। और फिर मैं यही कह रही हूँ कि हम भाजपा के प्रत्याशी बाकायदा आप खैरागढ़ से दूर जा रही हैं, पता है किरण जी, आप खैरागढ़ तक नहीं, एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको अपने पॉइंट्स ज्यादा क्लियर करने के लिए। शिकस्त दे रहे थे तो कहीं ना कहीं मैं ये कह रही हूँ ना कि जब इनको अपना हार उस सीट में दिखती हुई नजर आई तो इनके पूरी मंत्रिमंडल, मैंने फिर कहा ना, शासन प्रशासन की मिली भक्ति के कारण यह जीत सफल हुई है। और मैं वंदना जी से कहना चाहूंगी कि पिछले 15 अगस्त को भूपेश बघेल जी ने मानपुर मोहल्ला की भी घोषणा की थी डिस्ट्रिक्ट की। अभी तक वहाँ एसपी और कलेक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगी, इस बजट में भी इन जिलों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया। तो क्या सिर्फ ये जन घोषणाएं करते हैं या धरातल पे भी कोई काम होती है? मैं तो कहना चाहूंगी कि भोली भाली जनता खैरागढ़ की लोक लुभावने वादे में आ गई है। धरातल पे कितना अमल होगा ये जिला बनाने का घोषणा, ये तो सोचने वाली बात है। पर आप ही पहले इसी जिले का विरोध कर रही थी लगातार कि कांग्रेस की सरकार आई है, वादे किए थे, उसके बावजूद भी जिले नहीं बनाए। फिर कांग्रेस ने खुद ट्रम्प कार्ड खेला और आगे सामने आकर ये कहा कि जिला, तो कहीं नहीं लगता है कि आपके ही तालमेल में कुछ गड़बड़ी हुई, अंदरूनी कलह की वजह से जो है कांग्रेस बाजी मार गई? जी किरण जी। जी बिल्कुल नहीं, मैं कहीं ना, हमारे छत्तीसगढ़ की जनता बहुत भोली भाली है। कहीं ना कहीं वो भूपेश जी के लोक लुभावने वादे के झांसे में आ चुकी है। अब बहुत जल्दी उनकी निंद्रा भी टूटेगी। जब जैसे 6 महीने हो गए हैं मानपुर महिला और अन्य डिस्ट्रिक्ट की घोषणा किए हुए, जबकि सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है, धरातल पे इसका कोई भी कुछ मुझे इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिख रहा है। तो बहुत जल्दी खैरागढ़ की जनता का भी नींद टूटेगा और आने वाले चुनाव में जिस प्रकार पूरे भारत से कांग्रेस मुक्त हो रहा है, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ से भी, जहां एकमात्र इनकी सरकार है, कांग्रेस मुक्त हो जाएगा छत्तीसगढ़। नहीं, पर लगातार आपके ही बीच में से आए हुए लोगों ने लगातार कह रहे थे, तमाम भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल मैच है, तो अब सेमीफाइनल से आउट हो गए तो फाइनल मैच खेलेंगे कैसे? आप तो गेम से ही बाहर हो गए। किरण जी। जी मैं आपसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। फाइनल मैच और सेमीफाइनल में अंतर होता है। कभी कभी सेमीफाइनल को देख के हम फाइनल मैच का तकाजा नहीं लगा सकते हैं। हो सकता है परिणाम में कुछ अलग दिखे। और जनता जो अभी लोक लुभावने वादे, 1 साल ही बचा है, इन्होंने जो 36-34 बार वंदना जी एक आरोप लग रहा है, लोक लुभावने वादे, लोक लुभावने वादे, लोक लुभावने वादे। जी देखिए, लोक लुभावन वादे इन लोगों के लिए है, लेकिन उस वादों को जनता ने सराहा है। इसलिए आप जानते हैं, जब से कांग्रेस की सरकार आई है, हमने मरवाही का चुनाव जीता, चित्रकूट का चुनाव जीता, दंतेवाड़ा का चुनाव जीता। जनता कांग्रेस की सरकार के कामों को सराह रहे हैं। जनता समझ चुकी है कि ये जो सरकार है वो जनहित की योजनाएं लाती भी है और उस पर काम करती है, इसलिए वो लगातार सरकार के कार्यों पर मुहर लगा रही है। लोक लुभावन वादे तो इन लोगों का था, जो इन लोग को समझ नहीं आ रहा है कि वाकई में जो कांग्रेस सरकार इतना लोकप्रिय हो रही है, इनसे इन लोग घबरा गए हैं। और रही बात, जैसे मेरे किरण बहन बोल रही थी कि सेमीफाइनल का नतीजा फाइनल में नहीं देखा जा सकता, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। जो सेमीफाइनल में विजय होते हैं, वास्तविकता में देखिए उस फाइनल में भी उनका विजय निश्चित होता है। और दूसरी बात, जैसे बोल रहे थे कि घोषणा होता है लेकिन उसमें लागू नहीं होता है, तो 3-3.5 साल लगभग हो रहा है, उसमें 3-3.5 में हमने 90% जो वादा है उसको अधिकतर हमने पूरा किया है, जबकि हमको 5 साल का बहुमत यहाँ पर मिला हुआ है। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं चैनल के माध्यम से कि इस 5 साल में हमने जो वादा किया है वो अधिकांश वादा को पूरा करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि आने वाले चुनाव में हमको इसी जनता के पास जाना है। अगर हमको उसी जनता के पास जाना है तो हमको वादा पूरा करना होगा और जनहित कल्याणकारी कार्य करना होगा, तभी हम 2023 के जो फाइनल मैच है उसमें जीत हासिल करेंगे। अच्छा वंदना जी, जनहित कल्याणकारी काम करना है, लेकिन लगातार विद्युत संविदा कर्मचारी परेशान है। कल उनकी रात में पिटाई हुई, अभी आज उन्होंने जल सत्याग्रह, कब तक चलेगा ये, कब सुनेंगे आप लोग उनकी? देखिए, ये बात आप बता रहे हैं, वो 37 डेज से वाकई में उन लोग कर रहे हैं प्रदर्शन, और उनकी मांगे भी, कुछ मांगे को पूरा करने के लिए मतलब वार्तालाप जारी है। अभी कुछ दिन पहले और जो
वन विभाग के जो कर्मचारी उन लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो हर एक कर्मचारी के साथ बात कर रहे हैं और उनकी मांगे पूरी की जा रही है। नहीं, वन कर्मचारी तो आश्वासन पर गए हैं क्योंकि वहां पर लगातार दिक्कतें हो रही थी, तो उनको जो आदेश जारी हुआ था उसके कारण उनको जाना हुआ। उन्होंने कहा कि फिर वो वापस आएंगे, वादे पूरे नहीं हुए। हाँ, क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, देखिएगा कि ये जो बातें हैं वो हम जो वादा किए हैं उसको पूरा करेंगे और इनसे वार्तालाप जारी है। और मुझे विश्वास है कि वार्तालाप बहुत जल्द सफल होगा और हम लोग अपने काम में वापस लौटेंगे और ये वार्तालाप बहुत जल्दी ही सफल होगा। किरण जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर हम ये प्रदर्शन स्थल है बूढ़ा तालाब का, वहाँ जाके देखते हैं तो जगह कम पड़ रही है प्रदर्शनकारियों के लिए, चाहे किसान हो, अनियमित कर्मचारी को इन्होंने जो कहा था कि नियमित करेंगे, अनुकंपा नियुक्ति को लेकर हो, रेडी टू ईट वाली महिला समूह की महिलाएं हो, DND वो जो केंद्र के जो अभी भत्ते के बारे में उसके कर्मचारी हो, तो मुझे लगता है कि कोई भी खुश नहीं है। जनता बहुत आक्रोशित है, अपने आक्रोश को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है जनता। चाहे अभी नया रायपुर में आप हाल ही में देख सकते हैं, जब राहुल गांधी आए थे तो किसानों ने अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने जा रहे थे, तो किस बर्बरता पूर्वक उनकी पिटाई की गई, जबकि भूपेश जी कहते हैं कि वो किसान के बेटे हैं, किसान हितैषी हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि जनता के सामने कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने जो झूठे वादे किए, चाहे शराबबंदी को हो, बेरोजगारी भत्ता को लेकर हो, अनियमित कर्मचारियों को लेकर हो या नई नियुक्ति को लेकर हो, तो मुझे तो हर मोर्चे में, चाहे कानून व्यवस्था को भी ले लीजिए, हर मोर्चे में फेल नजर आती है मुझे, और विकास का कार्य तो मुझे कहीं दिखाई ही नहीं देता। तो मैं पर किरण जी, जब सब कुछ जनता समझ गई है, नगरीय निकाय के चुनाव में आपको नकार दिया गया, तीन विधानसभा उपचुनाव हुए, चौथा विधानसभा उपचुनाव हुआ, यहाँ पर आपको जो है नकार दिया गया जनता द्वारा, तो अब क्या? आप लोगों में सवाल नहीं उठ रहे हैं आपस में कि अब क्या? किरण जी, निश्चित ही ये आत्ममंथन का समय है। हमारे शीर्ष नेतृत्व इसमें आत्ममंथन जरूर करेगी। फिर भी मैं कहती हूँ कि आने वाला समय भाजपा का ही होगा और हम फिर से पूरे दल बल के साथ कांग्रेस को चुनौती देंगे और फिर हमारी सरकार कांग्रेस आत्ममंथन या अंदरूनी कलह को दूर करेंगे? जी नहीं, हमारे पार्टी में कोई भी किसी भी प्रकार का अंदरूनी कलह नहीं है। ये आप लोग जो इल्जाम लगाते महज एक काल्पनिक है। और मैंने कहा ना, फिर से हमारी सरकार पुनः छत्तीसगढ़ में बनेगी। जैसे किरण जी बोल रही थी कि किसानों का जो आंदोलन की बात कर रही थी, तो किरण जी को नहीं मालूम है जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी देन भाजपा की सरकार है। ये किसान आंदोलन है 2005 से चालू है। अगर इनकी सरकार लगातार 15 साल तक रही, अगर उस समय अगर किसानों की मांग को उन लोग मान लेते तो मेरे को नहीं लगता कि आज किसान भाई यहाँ पर सड़क पर रहते। और किसान भाई जो आंदोलन कर रहे हैं उस पर मतलब 8 मांगों में से तो 6 मांग में समझौता हो गया है, 2 मान भी गए हैं, 2 मांग जो बाकी है उस पर भी विचार विमर्श कर रहे हैं। तो ये लोग उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान पर तो झांक कर देखें। आज जितना आंदोलन हो रहा है वो 15 साल की देन है। अगर 15 साल में अगर अच्छी तरह से शासन चलाई होती तो आज 15 सीट में नहीं सिमटती। 15 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ को गर्त में रखा, इसी कारण आज हर कर्मचारी परेशान थे और उसी कारण अपनी आवाज उठाने के लिए आज उन लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भूपेश बघेल की सरकार है, हम अपनी आवाज उठाएंगे तो सरकार हमारे तरफ ध्यान आकर्षण करेगी और हमारे और ध्यान आकर्षण करते हुए हमारे वादों को भी देखेंगे और वादों को पूरा करेंगे। और रही बात, मेरी बहनें जैसे बोल रही थी कि बार बार वही बोलती है कि इन लोग धन बल का वो बात करते हैं, लोक लुभावन बात करते हैं, तो आप लोग भी तो लोक लुभावन बात किए। आपको एक बड़ा उदाहरण मैं देना चाहती हूँ। लोक लुभावन की अगर बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने महंगाई पे, सिर्फ एक ही पॉइंट बोलूंगी यहाँ पर, महंगाई पे बहुत ज्यादा लोक लुभावन बात किए थे, है ना, कि 2014 में बोले थे कि जैसे ही मोदी आएगी, है ना, महंगाई कम हो जाएगी। उस समय यूपीए सरकार में गैस सिलेंडर का मूल्य 400 के लगभग था, लेकिन अब गैस सिलेंडर 1050 के पार हो गया है, तो महंगाई कहाँ से कम हुई भाई? अगर पेट्रोल की बात करते हैं तो 112 रुपया 113 रुपया हो गया है ना, और यूपीए सरकार में आप 71 के रुपीस के आसपास था, तो महंगाई कम कहाँ से हुई भाई? अच्छे दिन लाएंगे, तो अच्छे दिन कौन सा है
क्या हम महंगाई से त्रस्त हैं? महिलाएं महंगाई से त्रस्त हैं। आज आप किचन पे जाकर देखेंगे तो महिलाएं चिंतित, हम परेशान है, क्योंकि हम अपने घर गृहस्थी कैसे चलाएं, क्योंकि आमदनी तो ज्यादा बढ़ती नहीं, लेकिन जो खर्चा है वो बढ़ती जा रही है। पहले महंगाई इन लोग के लिए डायन थी, लेकिन भाजपा नेताओं के लिए महंगाई आज मौसी माँ बन गई है। इसीलिए इन लोग मुंह में उंगली रख करके बैठे हैं और महंगाई पर एक शब्द बोलने से बचते हैं। यहाँ तक एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर के नरेंद्र मोदी जो पहले घंटों भाषण देता था, आज महंगाई पर एक शब्द नहीं बोलती। तो ये सबसे बड़ी एक महिलाओं के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और आप देखेंगे कि जब चुनाव का समय था तो पेट्रोल का जो दाम है वो स्थिर था। उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था क्या? लेकिन अभी जैसे ही चुनाव का परिणाम आया उसके बाद पेट्रोल का जो मूल्य है लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार के पास कोई भी नीति नहीं है कि महंगाई को रोक सके। मतलब अभी महिलाएं तो इतनी चिंतित है कि लग रहा है कि आने वाले समय में वो लकड़ी के चूल्हे से खाना बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगी। पहले उनको लगता था कि महिलाएं के आंखों में धुआं जाती है, बहुत सारी बीमारी होती है, महिलाओं को आंखों के धुआं से आंसू निकलते। इस चीज पर मोदी जी बहुत ज्यादा चिंतित थे, लेकिन अब वो चिंतित नहीं दिखते। क्यों? ठीक, किरण जी, मौसी माँ जी, मैं वंदना जी को अच्छे दिन के बारे में बताना चाहूंगी कि पहले महिलाएं शौच के लिए बाहर जाती थी, आज अपने घर में जा रही। ये अच्छे दिन का ही संकेत है। पहले महिलाएं लकड़ियां बिनने जंगल जाया करती थी, आज उज्ज्वला गैस के चलते घर में खाना बना रही। ये भी एक अच्छे दिन है। ट्रिपल तलाक से आजादी, ये भी अच्छे दिन ही है वंदना जी। तो पेट्रोल के बढ़ते दाम, ये भी अच्छे दिन है। गैस के बढ़ते दाम, ये भी अच्छे दिन है। क्यों किरण जी? वैट कम कर सकते हैं भूपेश सरकार जी। वैट कितना कम किया जाए? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि कोविड काल को देख लीजिए, यूक्रेन वॉर को दीजिए, एक वैश्विक नहीं, वैट कम करने की बात की है ना। अगर वैट कम कर देंगे तो राज्य सरकार चल रहा है, पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व। यूक्रेन वॉर की बात ले ले, कोविड में देखिए सारा पूरा विश्व थम गया था। तो इस नहीं, अगर वैट कम कर दें और 1000 करोड़ का जो है यहाँ पर अभी भी घाटे में है सरकार, कैसे काम होगा किरण जी? महंगाई से क्यों भाग रहे हैं आप लोग? जवाब क्यों नहीं देते इस पर? बात करें आप, छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर कर्ज का लाद कर किसने जनता को कर्जदार बनाया? नहीं, सवाल से भटक रहे हैं। सरकार ने अभी छत्तीसगढ़ की जनता नहीं, मेरा सिंपल सा सवाल था ना, मेरा सिंपल सा सवाल है किरण जी, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ। पेट्रोल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, महंगाई क्यों? कितनी बार हुई? वैट कितना कम करें? चलिए इसी पर बता दीजिए ना, सिर्फ पेट्रोल पर ही पूछ लीजिए, वैट कितना कम करूं? 1000 करोड़ से ज्यादा जो है इसमें तक पिछले 4 साल में सिर्फ 2 ही बार बढ़े होंगे, अगर आपने ध्यान दिया होगा। और वो भी सिर्फ पहले कोविड काल में, उसके बाद अभी बढ़े हैं, वो भी यूक्रेन वॉर में। सिर्फ एक बार और बढ़ाइएगा और 200 रुपए लीटर बेचिएगा। आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया एंड छत्तीसगढ़ इज गोइंग थ्रू अ मेजर इकोनॉमिकल क्राइसिस। आपको समझना पड़ेगा, जिम्मेदार। तो इसमें केंद्र सरकार का भी बड़ा हाथ है ना। जिसको आप समझाना चाह रहे इतनी शालीनता के साथ में, वो विषय इतना शालीनता का नहीं है। जिसको आप बोल रही हैं कि 2 बार में सिर्फ बढ़ा है, वो इतना शालीनता का विषय होता तो मैं बहुत प्रेम से बात करता आपसे। जरा सोचिए महंगाई का, जरा उस व्यक्ति के घर जाके सोचिए जिसके घर में खाने का जो है सामान नहीं है और लगातार जो है गुड्स पर बढ़ाए जा रहे हैं जीएसटी। उस हालात को सोचिए आप, उस हालात को सोचिए आप जहां पर जो है बेचारा 100 रुपए का पेट्रोल गाड़ी में नहीं डला सकता, उस पर आप लगातार वेट बढ़ाए जा रहे हो। केंद्र सरकार का भी तो हाथ है इसमें, सिर्फ राज्य सरकार क्यों? जी किरण जी, आप शालीनता से जवाब दीजिए। कोविड काल में आप देख सकते हैं, जनधन खाते के द्वारा मोदी जी ने प्रत्येक जिसने गरीब लोगों के खाते में डायरेक्ट 600 डलवाया। इसकी चिंता कोई नहीं करता, इसकी कोई डिस्कशन नहीं करता। रही बात पेट्रोल, और मैंने कहा ना, इंडिया अभी इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, पूरा विश्व गुजर रहा है। तो एक समय दीजिए ना। वंदना जी कह रही थी ना, अभी हमें 3 साल ही हुए, तो मैं तो यही कह रही हूँ, अभी इस क्राइसिस से आप दोनों लोग समय लेते रहिए और आम जनता ऐसी ही परेशान रहेगी। वंदना जी, देखिए, हम तो समय नहीं ले रहे हैं, हम तो बहुत कम समय में अपना वादा पूरा कर रहे हैं। किरण जी को समय चाहिए क्योंकि 7 साल हो गए और नहीं, समय आपको भी चाहिए था। आप लगातार डिबेट में कहती रही हैं कि 2 सालों में कोविड के कारण परेशान थी, अभी 1 साल का समय मिला है। ये सही है ना? अच्छा आप बताइए, 2 साल में कोविड में परेशान थे कि? हाँ ठीक है थे। बाद भी हमारा छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था था बहुत अच्छा था, सब सारी दुनिया में। अच्छा, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ठीक है, उसके बाद भी 37 दिन से लगातार जो है विद्युत संविदा कर्मचारी, हालात बस से बदतर हो चुके हैं।
इतनी इतनी कड़ी धूप है, उसके बावजूद जो है जल सत्याग्रह आंदोलन करो। एक तरफ धूप, दूसरी तरफ पानी, इतनी समस्याओं के बीच गुजर रहे हैं और आप कह रही हैं कि जो है स्थिति सब कुछ ठीक है। आप अगर बोलेंगे कि देखिए अगर 10 मांगों में से अगर एक मांग अगर नहीं पूरा हुआ तो आप ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन 9 मांग तो पूरी हुई है। विद्युत संविदा कर्मचारी नहीं, मैं बता रही हूँ, मतलब जितने भी अभी हड़ताल कर रहे थे उसमें से 10 में से अगर एक मांग पूरी नहीं हुई तो ऐसा नहीं बोल सकते कि स्थिति असामान्य है करके। और दूसरी बात, समय की बात है तो वाकई में 2 साल कोरोना महामारी था जिससे सब त्रस्त थे, उसके बाद भी कांग्रेस सरकार ने जनहित के कार्य किए। चाहे हम मनरेगा की बात करें, चाहे नरवा घरवा घुरवा के बारे में बात करें, चाहे गोधन न्याय योजना के बारे में बात करें, चाहे कुपोषण के बारे में बात करें, चाहे शिक्षा के स्तर पर बात करें, सरकार कार्य कर रही है। इसी कारण आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को हर स्तर पर पुरस्कार प्राप्त हो रहा है और ये पुरस्कार केंद्र सरकार दे रही है। तो आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं और सबसे अच्छा आप यहाँ पर इस चीज को आप समझ सकते हैं कि जनता वाकई में समझती है और जनता को वाकई में लगता है कि भूपेश है तो भरोसा है। इसीलिए खैरागढ़ में भरपूर समर्थन मिला है और हमको विजय प्राप्त हुई। मुझे ना थोड़ा सा यहाँ कॉपी पेस्ट मटेरियल लगता है। लगातार पहले तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में लगातार ये चल रहा था, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। अब जब से मैं देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ का चुनाव लगभग 15 दिनों से लगातार भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है। तो अब मोदी लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में भूपेश, अब सिर्फ 2 व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे। देखिए ऐसा नहीं है, लेकिन जो मुखिया होता है तो मुखिया का तो नाम लेना ही पड़ता है ना। और पदाधिकारी है, अपने पास बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं तो बाकी नेताओं का भी नाम होता है, लेकिन जो मेन मुखिया होता है उनका नाम बार बार सामने आता है। किरण जी कुछ बोलना चाहेंगे, प्रतिक्रिया देंगे इस विषय पर? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि मोदी जी ने जिस प्रकार जनता का भरोसा जीता है और आज वो पूरे विश्व स्तर में लोकप्रिय नेता के नाम से जाने जाते हैं, तो मोदी जी के नाम से अगर जनता के बीच हम जाते हैं तो इसमें बुराई क्या है। आज कहीं ना कहीं ये प्रूफ हो चुका है कि वर्ल्ड में उनका कम से कम फर्स्ट सेकंड रैंकिंग आती है मोदी जी की, तो मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं जी। और रैंकिंग में भी और लगातार महंगाई में भी हम लोग 1 रैंकिंग में है, उस पर भी जरा ध्यान दीजिएगा समय मिले तो। अच्छा, एक सवाल मैं लेना चाहूंगा वंदना जी, जिला रामबाड़ या यशोदा वर्मा रामबाड़, ट्रम्प कार्ड कहें, दोनों में से अगर किसी एक को चूज करना पड़ेगा तो किसको चूज करेंगे? देखिए सिक्के की एक पहलू नहीं रहता है, ठीक है ना। ये दोनों अपने जगह में काम किए हैं। वो वहाँ की जो यशोदा जी वो जमीनी वर्कर बन करके वहाँ पर कार्य कर रही थी, है ना। और कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं हैं लोगों तक पहुँचा रही थी, तो लोगों ने इसको समझा सराहा है, इसीलिए बड़ी बहुमत से आज यशोदा जी को वहाँ पे जीत मिली है। नहीं ठीक है जीत, अगर सिक्के के दोनों पहलुओं का सीधा सीधा पूछूं मैं, जिला रामबाड़ या यशोदा वर्मा ट्रम्प कार्ड, किसी एक को अगर चुनना हो तो? देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि किरण जी को बोलूंगा तो वो अभी तुरंत चूज कर लें। किरण जी कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा इसमें? जिला ट्रम्प जिला उन लोग के लिए तो यही ऑप्शन बेस्ट रहेगा, क्योंकि हार यही कारण है वंदना जी, सच्चाई से दूर मत भागिए। जो अपोजिशन पार्टी रहता है, अपोजिट पार्टी रहता है, उन लोग को वही लगता है कि इन लोग ऐसे किए, उन लोग वैसा किए। अरे आपके पास भी तो टाइम था, आप लोग ने क्यों नहीं किया? आप लोग भी तो लोक प्रभाववादी कर सकते थे। वही तो मैं पूछी वंदना जी, 3 साल थे आपके पास, लगातार खैरागढ़ की जनता की उपेक्षा हुई। चलिए ठीक है, हमारे पास 3 साल थी, लेकिन आप जहाँ आप 24 घंटे में जिला बनाने की बात करते हैं, 3 साल कम पड़ गए थे क्या? राजनांदगांव जिला में अपना पूर्ववर्ती रमन सिंह जी आते हैं ना, तो 15 साल में आप लोग ने क्यों नहीं किए ये जो हमने 30 साल में किया? 3 साल में हमने बहुत कुछ किया। अच्छा चलिए किरण जी को एक ऑप्शन देते हैं। रमन जी वर्तमान में भाजपा के लिए समस्या या समाधान, खैरागढ़ को अगर दृष्टिकोण से देखें तो? जी किरण जी। ना ही हमारे लिए वो समस्या है, ना ही समाधान। हमारे लिए एक वरिष्ठ नेता है जिनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने 15 साल राज किया है। चाउर बाबा जी के नाम से भी जाने जाते हैं। मुझे ना वो कोई समस्या नजर आते हैं ना समाधान। वो हमारे लिए एक सम्मानजनक वरिष्ठ नेता है। ठीक है वंदना जी, समस्या या समाधान? देखिए वो तो एक समस्या ही है, क्योंकि रमन सिंह के चेहरे पे उन लोग को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि इस चीज को इनकी जो छत्तीसगढ़ प्रभारी है डी बुंदेश्वरी जी, इनको बिल्कुल नकार दिया गया है। यहाँ पर किरण जी मजबूरी में पार्टी के उसमें बोल नहीं पा रही है, लेकिन 100% मेरे को लगता है कि भाजपा के लिए बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा किरण जी, जाते जाते एक अंतिम सवाल और लूंगा। सिर्फ 870 वोटों का गड्ढा था,
चाहती तो बहुत आसानी से पाट लेती, हो सकता कोमल जंघेल ही पाट देते, लेकिन कांग्रेस ने 30,000 वोटों का गड्ढा पाटा, फिर 20,000 वोटों का उसके ऊपर से एक चोटी बना दी। अब इस चोटी को कैसे लांघेंगी आप आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव में? किरण जी, आपने देखा है ना, इनके जन घोषणा पत्र में जो जो वादे किए थे उसे पूरा करने में असमर्थ रहे हैं। मैंने अभी प्रदर्शन स्थल की बात बताई, जनता आक्रोशित है। उपचुनाव इन्होंने आप सवाल को डाइवर्ट कर देती हैं किरण जी, अपना के जीत हासिल कर ली होगी, लेकिन जो फाइनल चुनाव होगा उसमें आप देखिएगा किस प्रकार जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देती है। और देखिएगा, मैं 100% कह सकती हूँ कि फिर से कमल खिलेगा और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी। तो कमल कैसे खिलेगा? कमल नगरीय निकाय का चुनाव हुआ उसमें नहीं खिल पाया, 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें नहीं खिल पाया, ये चौथा विधानसभा का उपचुनाव था, कैसे खिलेगा? क्या समस्या क्या आ रही है किरण जी? कमल कैसे खिलेगा? कुछ तो अंदरूनी समस्या होगी, बता ही दीजिए आज News+21 के माध्यम से। मैंने कहा ना, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत भोली भाली है। इन्होंने एक स्लोगन दिया था, नहीं अगर छत्तीसगढ़ की जनता, हाँ ठीक है, वो कहीं ना कहीं उस प्रलोभन में आ चुकी है। महज 1 साल बचे हैं, आधी नींद तो छत्तीसगढ़ की जनता की खुल चुकी है और 1 साल के अंदर मुझे लगता है अपनी निंद्रा से उठेगी छत्तीसगढ़ की जनता और आने वाले चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगी। तो 15 साल तक क्या कर रही थी जनता? उस समय भी सोई हुई थी कि जाग रही थी जनता? मैंने कहा ना कि इनका जो लोक लुभावन वादे जो इन्होंने किया था, हाँ मतलब इनका कार्यकाल आया तो जनता सो गई, अब फिर आपका भी जनता 15 साल तक जगी रही। हाँ, और कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, परिवर्तन, चेंज इज द रूल ऑफ नेचर जहाँ कहा जाता है। तो 15 साल के बाद एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, 15 साल के बाद कहीं ना कहीं जनता बदलाव चाह रही, मचिए का खटमल हो गया है ये तो जी। उनकी भाजपा से नाराजगी नहीं थी। मैं फिर कहती हूँ कि कांग्रेस, भाजपा हारी नहीं थी बल्कि कांग्रेस को जिताया गया था। तो क्या वही मैं कहना चाहती हूँ। वरना जी इतना आसानी से आप खुल करके आप अपना जो हार है उसको आप स्वीकार कीजिए ना। हारने की बात आएगी, पहले आप वादे तो पूरी कीजिए वंदना जी। शराबबंदी की वादा, आप कोविड काल की बात कर रही थी जिसके कारण आप अर्थव्यवस्था की बात कर रही थी। जब कोविड काल में वैक्सीन पहुंचना था घर घर, तब आपकी सरकार ने शराब की होम डिलीवरी करवाई है वंदना जी। आपने शराबबंदी का वादा किया था महिलाओं से, जिसके चलते आपको बहुमत मिला महिलाओं का। चलिए ठीक है, इनके साथ आपने छल किया, इसका जवाब घर के होम डिलीवरी करवाई, एक्सरसाइज ड्यूटी बढ़वा दी है वंदना जी। छत्तीसगढ़ में एकमात्र आय का सोर्स हो गया है शराब। ATM कार्ड बने हुए हैं भूपेश जी आपके आला कमान के लिए। ठीक है, अभी आप लोग को शराब की याद आ रही है। 15 साल तक क्या आप लोग सोए थे? वादा आपने किया है वंदना जी, वादा हमने किया और वादा हम भी पूरा करेंगे। किरण जी आप भी इस बात बहुत अच्छे, हम लोग आपको नहीं अभी तक बोलेंगे कि आप सिर्फ लोग पूरा कमेटी बनी है वंदना जी। 3 साल में कमेटी बनी है। कमेटी की रिपोर्ट तो बताइए, सार्वजनिक तो करिए। उस कमेटी में कौन कौन है, उसके मुखिया कौन है? जिस शराबबंदी जो आप कह रही हैं, बड़े आरोप बड़े हैं, आप जब वंदना जी प्रतिक्रिया देना होगा इस विषय पर। कमेटी में कौन है, ये सवाल अक्सर उठते रहते हैं, कौन है कमेटी का? कमेटी में रिपोर्ट कौन प्रस्तुत क्यों नहीं की जाती? मैं बता रही हूँ अभी पंचायत सचिव ने भी कमेटी ले लेते हैं। किरण जी प्रतिक्रिया ले लेते हैं वंदना जी का। जी बताइए, मेरी बहन शराब, पहले कमेटी का कौन हेड है वो बता दीजिए जी। एक उसमें आ रही हूँ, शराबबंदी पे बात करते हैं तो मैं इस चीज को पहले भी आपके चैनल के माध्यम से इस चीज को बोलती हूँ कि वाकई में समाज जो शराब है ये बहुत ही सामाजिक बुराई है और इस सामाजिक बुराई को हम सबको मिल करके हटाना है। हम इसको पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बोल चुकी हूँ भाई, इसको हम शराबबंदी को नोटबंदी की तरह नहीं कर सकते हैं। हम शराबबंदी करेंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसके लिए 3 समितियां गठित जिसमें सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है और प्रशासनिक भी है। इसके लिए हम लोग युवा लोगों का एक टीम गठित किए हैं जो गांव-गांव में जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, समाज में बता रहे हैं कि शराब के सेवन से कितनी बड़ी नुकसान होता है, कितनी बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है और उस शराब से हमारे परिवार को क्या क्या झेलना पड़ता है। हम सामाजिक चेतना जागृत कर रहे हैं, हम समाज के लोगों से मिल करके इस बात को हम बता रहे हैं और शराबबंदी होगा, 100% होगा और स्टेप बाय स्टेप होगा। हम तो बोल रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं। कब होगा, किस स्टेप जी?
और मेरी बहन जैसे शराबबंदी की बात करती है, तो 15 साल अगर आप लोग इसी खाई को अगर बांटने की कोशिश करते तो शायद हम लोग के लिए बहुत अच्छा होता, लेकिन 15 साल आप लोग सोए हुए थे। 2016 में हमारा छत्तीसगढ़ है जो गोवा को भी पीछे छोड़ दिया था, उस समय किरण जी कहाँ थी? जब हमारी सरकार आई तो शराबबंदी को लेकर के लोग सवाल उठाए। एक मिनट किरण जी, बात झारखंड के मुख्यमंत्री आपका मॉडल लेके जाने की बात कर रहे हैं, बात सुनने की हिम्मत दिखाइए आप, है ना? झारखंड के आपकी बात मुख्यमंत्री आए थे यहाँ का ठीक है, शराब मॉडल लेके जाने ठीक है, की कंक्लूड बात कीजिए कर रहे हैं। वंदना जी, 30 है ना? सेकंड। और इस शराबबंदी में इन लोग की दो राय है। एक आपका मध्य प्रदेश की सांसद प्रज्ञा जी बोलती है कि शराब दवा है, थोड़ी थोड़ी पिया करो, और इन लोग शराबबंदी की बात करते हैं। तो मेरे को इन लोग स्पष्ट बता दे कि वाकई में शराबबंदी मतलब करना तो हमको है ही, लेकिन एक प्रज्ञा जी बोलती है शराब दवा है, थोड़ी थोड़ी पिया करो, और ये लोग शराबबंदी करके चिल्ला रहे हैं। और तो आप प्रज्ञा जी को फॉलो करेंगी, ऐसा कहना चाह रही हम हैं? प्रज्ञा जी को फॉलो नहीं करेंगे, मैं वास्तविकता बताना चाह रही हूँ कि इन लोग की कथनी और करनी में कितना अंतर है। इन लोग तो इतना जल्दी अपनी चोला चेंज करते हैं कि गिड़गिड़ भी इनको देख करके शर्मा जाए। जैसे कि आप देखते हैं कि पहले महंगाई पे मोदी इतना लंबा लंबा भाषण देता था, आज महंगाई पे कुछ बोलती नहीं है। पहले स्मृति ईरानी आपको रोड पे नजर आती थी गैस सिलेंडर और लकड़ी को लेकर के, आज स्मृति ईरानी गायब है। ठीक, किरण जी ये बोल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो वंदना जी कौन से स्टेप में पहुंचे तो बता देते। मेरा भी यही सवाल था वंदना जी, किस स्टेप? पहले तो इतना ही बता दीजिए कि भाई साहब अगर सामाजिक बुराई, तो इस सामाजिक बुराई को हटाने के लिए इन्होंने क्या किया? जिलों में कितने रिहैब सेंटर्स बने, कितने कम्युनिकेशन करने के लिए सेंटर्स बने? कम्युनिकेशन सेंटर कहाँ है, रिहैब कहाँ है, कौन से गांव में अपने युवाओं को उतारा है? कुछ तो डेटा होगा आप लोगों के पास। भाई साहब अभी कुछ दिन पहले इनकी महिला बाल विकास, चलिए समय की समाप्ति हो रही है, 1 मिनट में अनिला भेड़िया जी कहती है लास्ट 1 मिनट है, वंदना जी प्रतिक्रिया दे दीजिए जी। पीछे सो जाया करो। आप अपने महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, एक एक करके लास्ट 1 मिनट बचा, 30 सेकंड दोनों लोग को। वंदना जी 30 सेकंड जी, प्रतिक्रिया दीजिए। जा करके हम लोग जन चेतना जागरण शिविर का आयोजन कर रहे हैं। गरियाबंद जिले में हो गया, धमतरी जिले में हो गया, बस्तर जिले में हो गया है, और आप देखेंगे कि इधर सूरजपुर तरफ का जो जिला है उसमें हो गया है। तो अपन स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, और हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि शराबबंदी जल्द हो जाए। और रही बात, आप हम पर बोलने से पहले, पत्थर फेंकने से पहले अपने गिरेबान पर झांक कर देखिए। ठीक है, टाइम ओवर, ठीक है, चिंता करिए, हमारे चिंता करने ठीक है। किरण जी 30 सेकंड जल्दी। जैसे पहले इन्होंने कहा कि सामाजिक बुराई है, अब ये कहने लगे पंचायत स्तर पे सुधरेगा। अभी प्रज्ञा जी का ये उदाहरण दे रही थी, कुछ दिन पहले इनकी महिला बाल विकास मंत्री अनिल भेड़िया जी का बयान आया था वनांचल क्षेत्र में कि घर में बहुत समस्या रही थे, थोकन पी के सो जाए करो। जी बताइए, इनके जिम्मेदार मंत्री महिलाओं को ये वक्तव्य दे रही हैं कि समस्या रही थे, थोकन पी के सो जाए करो। तो ये जब प्रज्ञा जी की उदाहरण दे रही थी, तो वंदना जी से पूछना चाहूंगी कि अनिला भेड़िया जी के बारे में क्या कहना चाहती। और मैंने कहा ना कि अगर इनका फिर एक वक्तव्य आता है कि आदिवासी इलाकों में, क्योंकि ये इनकी संस्कृति के एक अंग है, तो हम एकदम से बंद नहीं कर सकते। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी मैदानी इलाकों में आपने क्या किया? रायपुर, बिलासपुर, इसमें कौन से रिहैब सेंटर्स बने? तो मैं यही पूछना चाहूंगी वंदना। वंदना जी जवाब देना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लेकिन 30 सेकंड ना, सिर्फ यही लास्ट 30 सेकंड आपके पास। आपने अनिला भेड़िया जी के कथन किए, लेकिन आपने इसमें प्रज्ञा जी के बातों पर आपने बिल्कुल जवाब नहीं दिया। जब आप यहाँ पर आप जवाब दीजिए ना कि प्रज्ञा जी ऐसा बोली, उस पर देखिए वादा हमने, हमारी सरकार ने किया, लेकिन यहाँ पर आपकी सरकार भी बोल रही है, आपकी सरकार भी बोल रही है, और आपको बहुत इस चीज की मेरे को खुशी है कि चलो आपको जानकारी तो हुई कि यहाँ पर जो आदिवासी इलाका है उसमें शराब का सेवन किया जाता है, और शराब का सेवन वहाँ पर देवी देवताओं के पूजन के लिए किया जाता है। और रही बात, तो हम स्टेप बाय स्टेप इस पर अपन शराबबंदी करेंगे, और आपको इस पे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है किरण जी। आप अपने पार्टी की चिंता करिए, जो गर्त में जा रही है, भूपेश है तो भरोसा है, और आप देखिएगा फाइनल में भी कांग्रेस बड़ी ही मात्रा में, बड़ी ही बहुत ही ज्यादा बहुमत से विजय प्राप्त करेगी। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना मूल्यवान समय दिया, इसके लिए आपका News+21 आभारी रहेगा। ऐसे ही जमावड़े के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम लगातार आपको जनता के विचार और सत्ता के दावेदारों से सवाल करते रहेंगे। शुक्रिया।